केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बिहार के भाजपा नेताओं की अहम बैठक बुलाई है। खबरों के मुताबिक ये बैठक बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए की जा रही है। 3 सितंबर को दिल्ली में बिहार बीजेपी नेताओं की ये बैठक होगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा शामिल होंगे। इनके साथ ही बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, सह प्रभारी दीपक प्रकाश, बिहार बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता और बिहार कोटे के केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। बता दें कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म हो रहा है और चुनाव आयोग सितंबर से अक्टूबर में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। ऐसे में भाजपा और एनडीए गठबंधन चुनावी रणनीति को मजबूत करने में लग गए हैं। इस मीटिंग में सीट बंटवारे, उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। रणनीति में होगा बड़ा बदलाव। चुनाव से पहले वर्तमान हालातों को देखते हुए अभी चल रही रणनीति में बड़ा बदलाव किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो भाजपा विपक्ष के वोट चोरी जैसे मुद्दों का जवाब देने तथा उसकी चर्चा को दबाने के लिए सनातन जैसे भावनात्मक मुद्दों को उठा सकती है। महाराष्ट्र मॉडल अपनाने की बात। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह का बिहार में एनडीए की एकता को प्रदर्शित करने तथा नीतीश कुमार के नेतृत्व को मजबूती देने की दिशा में कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। हाल ही में नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों के बीच ये बैठक गठबंधन के अंदरूनी मतभेदों को भी दूर करने की कोशिश भी हो सकती है। इससे पहले भी शाह ने बिहार दौरे पर महाराष्ट्र मॉडल अपनाने और गैर पारंपरिक भाजपा वोटरों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी थी। इंडिया गठबंधन, खासकर आरजेडी तथा कांग्रेस, वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से भाजपा पर हमलावर है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के एक्टिव होने से विपक्षी गठबंधन भी जोर-शोर से अपनी रणनीति बना रहा है। भाजपा इस बैठक के जरिए विपक्ष के नैरेटिव को काटने तथा बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर काम करेगी। इस सवाल का जवाब देने के लिए उपलब्ध लेखों में सीधे तौर पर कोई जानकारी नहीं है कि अमित शाह की बैठक में नीतीश कुमार की नाराजगी पर चर्चा होगी या नहीं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर एक शेर याद हो आया, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। धनखड़ आज कहा है, ये किसी को नहीं मालूम। कोई कह रहा है कि वो नजरबंद है, कोई कह रहा है कि वो कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो गए हैं। हकीकत क्या है, किसी को नहीं पता। लेकिन उनके इस्तीफे ने उपराष्ट्रपति का चुनाव जरूर करा दिया है और ऐसा लगता है कि सरकार और बीजेपी ने उनके इस्तीफे से सबक लिया है और एक ऐसा उम्मीदवार दिया है जिनकी छवि काफी साफ सुथरी और बेदाग है। कई राज्यों के राज्यपाल रहने के बाद भी वो किसी विवाद में नहीं फंसे। सीपी राधाकृष्णन की तारीफ उनके विरोधी भी करते हैं। वो तमिलनाडु से 2 बार सांसद रहे हैं और डीएमके का कहना है कि वो सही आदमी है, लेकिन गलत पार्टी में है। कभी ये बात अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कही जाती थी। राधाकृष्णन के चयन ने ये बात साफ कर दी है कि अब बीजेपी दल बदलुओं को संवैधानिक पदों पर बैठाने के पहले कई बार सोचेगी। धनखड़ बीजेपी में कई दूसरे दलों का स्वाद चखने के बाद आए थे। उनकी राजनीतिक ट्रेनिंग न तो बीजेपी में हुई और न ही आरएसएस में, लिहाजा उनमें संघ के अनुशासन बोध का अभाव था। मोदी के आने के बाद धनखड़ को गवर्नर और उपराष्ट्रपति का पद चमचागिरी में मिल गया था। उनके पहले वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति थे और उनके और धनखड़ के कद में कोई जोड़ नहीं था। लेकिन धनखड़ को ममता बनर्जी को बेहद परेशान करने का पुरस्कार मिला। उपराष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने फिर सरकार को उपकृत करने की कोशिश की और विपक्ष को पूरी तरह से बुलडोज किया। लेकिन वो ये भूल गए कि वो सरकार के लिए तब तक ही उपयोगी है जब तक वो सरकार के इशारे पर नाचने को तैयार है। जैसे ही उन्होंने अपने पर निकाले, उनको कतर दिया गया। अब राधाकृष्णन धनखड़ की तरह पूरी तरह नतमस्तक होंगे, ये नहीं कहा जा सकता है। वो पद की गरिमा के खिलाफ कुछ करेंगे, इस पर मुझे संदेह है। मोदी सरकार संघ के दबाव में। उनका चयन इस बात का भी प्रमाण है कि मोदी सरकार इस वक्त संघ के दबाव में है। इसलिए मोदी सरकार ने एक ऐसे शख्स को चुना जो पूरी तरह से संघ की विचारधारा, संस्कृति और अनुशासन से बंधा है। वो धनखड़ की तरह बाहरी नहीं है और न ही एक सीमा के बाद मोदी और सरकार की सुनेंगे।